हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। इतना शानदार है कि ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में भी पूछा गया है। किसी साल आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर में भी पूछा गया है, सेकेंड ईयर में भी पूछा गया है। फर्स्ट ईयर में जो आपका साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी जो है वहाँ पर मतलब बिहेवियर साइंस में फर्स्ट ईयर में पूछा गया है, और सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है। मतलब दोनों जो क्वेश्चन है वो आपका मनोचिकित्सा मनोविज्ञान है, जो आपका फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी जो मानसिक का है, दोनों में 15-15 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको आपको समझ लेना है और समझ के दिमाग में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है आप लोग इस देखिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन हम तभी जाके आज हम सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार फर्स्ट ईयर में भी पूछा है और सेकेंड ईयर में भी पूछा है। फर्स्ट ईयर में जो साइकोलॉजी है वहाँ पे पूछा गया है, मतलब बिहेवियर जो साइंस है वहाँ पे, और यहाँ पे जो पूछा गया है सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इसके टाइप्स को लिखे। देखिए, मेंटल मैकेनिज्म मतलब जो मानसिक प्रणाली है हमारा, या जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी मानसिक या रक्षात्मक जो मनोरचनाएं हैं उसके बारे में। मनोरचनाएं आप लोग सुने होंगे, वही मनोरचनाएं हैं। मानसिक या रक्षात्मक जो मनोरचना है, मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म, उसको बताना है कि ये होता क्या है, कितने टाइप्स होता है। इस चीज़ को आपको जो है लिखना है यहाँ पे, इस चीज़ को डिटेल में लिखना है, तभी जाके 15 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दोनों लोग समझिएगा, दोनों ईयर का अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपी में अच्छे से इस लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। वीडियो देखिए, वीडियो को अंत में नोट कर लीजिएगा, और फिर आपका जो है क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो फिर आप जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप सीधा क्वेश्चन को जो है आप वहाँ पे फोड़ डालेंगे, मतलब अच्छे से डील कर देंगे, लिख देंगे, तो आपका 10 नंबर या 15 नंबर जो भी पूछा जाए आपको आ जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। देखिए, मानसिक या रक्षात्मक जो मनोरचनाएं हैं ये होता क्या है। तो देखिए, ये जो है ना, यह एक तकनीक या अथवा विधि है। जो यह रक्षात्मक जो मनोरचना है, मनोरचनाएं क्या है, एक प्रकार के ये क्या करता है, तकनीक है, विधि है। तकनीक क्या चीज़ का है, विधि क्या चीज़ का है, तो जिसका उपयोग व्यक्ति तनाव चिंता को कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। बहुत आसान भाषा में किताब में आप देखेंगे तो इस चीज़ को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा में लिखा है और आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या समझे हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं और इसके टाइप्स को समझ लेते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो पहले समझिए कि मानसिक और जो रक्षात्मक मनोरचनाएं हैं ये होता क्या है। तो यह एक प्रकार का क्या है, विधि है। यह एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं विधि है, और यह एक प्रकार का क्या है, तकनीक है। तो आप लिखेंगे कि यह एक तकनीक अथवा विधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके जो व्यक्ति होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपने तनाव, अपना चिंता अथवा उसके मन में कोई ऐसे उलझाव, कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व चल रहा हो, तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मानसिक और रक्षात्मक मनोरचनाएं का। मनोरचनाएं का मतलब ही है कि वह आपके मन में जो भी तनाव, जो भी चिंता, जो भी द्वंद्व चल रहा है उसको कम करेगा। यह एक तकनीक है। इस तकनीक के प्रयोग करके व्यक्ति अपना जो है, या इस विधि के प्रयोग करके व्यक्ति अपना तनाव चिंता या जो भी उसके अंदर चल रहे द्वंद्व, मतलब दो प्रकार के चीज़ें चल रहा है, उस चीज़ से कम करेगा, उससे दूर हो सकता है। तो यही लिखा हुआ था। यह व्यक्ति को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति में टेंशन उत्पन्न होता हो, चिंता, उसके बाद उसमें तनाव आता हो हल्का फल्का, या उसके अंदर कोई द्वंद्व चलता हो, तो उस चीज़ को जो है एक प्राथमिक रूप से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इस तकनीक के उपयोग करके। जबकि सभी लोग विभिन्न भावनात्मक तनाव के समय विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जो अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उसी तकनीक में से एक तकनीक आपका मानसिक और रक्षात्मक मनोरचनाएं है। यह मानसिक क्षेत्र में काम करता है, आदमी को टेंशन को, चिंता वगैरह, ये सब को, द्वंद्व वगैरह को कम करने के लिए ये जो है काम करता है, तनाव को कम करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में एक बीमारी के लिए अनेक प्रकार के चीज़ें उपलब्ध है सोल्यूशन के लिए, ठीक करने के लिए। तो वही है, कहता है कि विभिन्न लोग जो है विभिन्न भावनात्मक तनाव मतलब आपके इमोशन, आपका जो मन में इमोशन है और उससे आपका कोई दुख है, कोई तनाव है, तो उसको कम करने के लिए विभिन्न पद्धति है, और उसी पद्धतियों में से एक पद्धति ये भी है।
लेकिन ज़्यादातर जो स्थितियों में इनका निरंतर प्रयोग करना समस्याओं का संकेत है। मतलब अब कोई व्यक्ति ज़्यादातर मनोरचनाएं का, तकनीक का, रक्षात्मक प्रणाली का उपयोग करता हो तो इस कंडीशन में ये पता चलता है कि यह समस्या उस व्यक्ति में है, तभी जाके वो इस रक्षात्मक मनोरचनाएं का प्रयोग कर रहा है। तो वही बताया गया है कि ज़्यादातर कंडीशन में, स्थिति परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति इसका ज़्यादा उपयोग कर रहा है तो समझिए उसके अंदर समस्या है। कौन सा समस्या? तनाव का समस्या, चिंता का या द्वंद्व का, तभी जाके वो इस पद्धति का उपयोग ज़्यादातर कर रहा है। तो यही था मनोरचनाएं, मानसिक और रक्षात्मक मनोरचनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकरण। मनोरचनाएं के परिणाम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, आपसे 15 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा कि इसका डिफिनीशन लिखिए, और 10 नंबर में उसके टाइप्स के बारे में पूछेगा। तो ये चीज़ें हैं, वर्गीकरण करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, मनोरचनाएं का जो वर्गीकरण किया गया है वो परिणाम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण में लिखिएगा या टाइप्स पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि इसको 2 प्रकारों से बांटा गया है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है सकारात्मक मनोरचनाएं, मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, तो यही है, या रक्षा, तो वही होता है डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब होता है मनोरचनाएं, मतलब मन में आपका क्या चल रहा है, यही होता है मन का रचना। तो वही होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये तो याद ही रहेगा कि रक्षात्मक या मानसिक मनोरचनाएं है क्या, इसका प्रकार या वर्गीकरण 2 प्रकार से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मतलब सकारात्मक मनोरचनाएं या और दूसरा है ऋणात्मक मनोरचनाएं। तो यही चीज़ें हैं। अब सकारात्मक मनोरचनाएं में 7-8 पॉइंटें हैं और नकारात्मक मनोरचनाएं में भी 7-8-10 पॉइंटें हैं। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि सकारात्मक मनोरचनाएं कौन कौन से होंगे और नकारात्मक मनोरचनाएं कौन कौन से होंगे, और सब में 1-1, 2-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तभी जाके जो पेज है 3-4 पेज में आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो पाएगा। एक पेज से तो ज़्यादा, एक क्वेश्चन एक पेज में तो ये हो ही जाएगा। एक पेज में आपका सकारात्मक मनोरचनाएं का सभी टाइप्स आ जाएगा, 1-1, 2-2 लाइन लिखेंगे तो, और फिर एक पेज में आपका जो है नकारात्मक मनोरचनाएं आ जाएगा। उसको भी आप लोग 1 से 1.5 पेज में चला जाएगा नकारात्मक वाला। तो आपको 3-3.5 पेज में हो जाएगा। तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन 3 से 3.5 पेज के लिए बहुत हो जाता है। तो इस चीज़ को चलिए हम लोग समझते हैं कि सकारात्मक मनोरचनाएं कौन कौन से है और नकारात्मक मनोरचनाएं कौन कौन से हैं। जैसा कि देख रहे थे सकारात्मक और ऋणात्मक मनोरचनाएं, तो हम लोग पहले सकारात्मक मनोरचनाएं देखने वाले हैं। उसके अंदर कुछ टाइप्स है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं ये चीज़ बार बार कहता हूं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपको हर एक सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग देखने को मिलेगा ही, 10-10 नंबर वाला। तो आप ये चीज़ को एकदम 100% लेकर चलिएगा कि जितना भी सब्जेक्ट है आपको कहीं से भी सिर्फ 2-2, 3-3 पेज को एक लाइन में लिखते जा रहे हैं, थियोरिकल पार्ट नहीं मिलेगा आपको। लॉजिकली यहाँ पे चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है सब में पार्ट टाइप्स होता ही है। तो सबसे पहले दिमाग में याद रखना है कि उस क्वेश्चन को कितने पार्ट्स है, उसके अंदर में उस पार्ट्स के अंदर में कितने टाइप्स है, सब पार्ट्स में, उस चीज़ को याद रखिए। और जब इतना आपको याद है और उसके अंदर मटेरियल नहीं भी याद है तो इतना अगर आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन चेक करेंगे कॉपी, उनको समझ में आएगा कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है, खुद से लिखा है, थोड़ा मोड़ा चीज़ें भूल गया है तो उसको इग्नोर भी कर देगा या 1-2 नंबर काट के और आपको पूरा नंबर दे देगा। लेकिन जब आपको इसमें का टाइप्स ही नहीं याद है, पार्ट ही नहीं याद है, पॉइंट ही नहीं याद है, तो आप क्या लिखेंगे? फिर कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो यही चीज़ें होता है। कोशिश कीजिए पहले टाइप्स याद करें, उस क्वेश्चन में पार्ट्स जितने हैं, जितने टाइप्स पार्ट्स है उसको पॉइंट को याद रख लें, और फिर उसके अंदर कोशिश करें दिमाग लगा कर लिखने का और चीज़ें को समझने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है चीज़ों को देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे सकारात्मक मनोरचनाएं हैं तो यह निम्न प्रकार से है। कैसे? इसमें 9 मनोरचनाएं हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें 9 मनोरचनाएं आप लोग को यहाँ पे देखना है। उसके बाद में जो 9 मनोरचनाएं हैं उसमें जो पहला है वो है क्षतिपूर्ति मनोरचनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो क्षतिपूर्ति है, जहाँ पे आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, अगर इंग्लिश आपको देखना है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि क्षतिपूर्ति का इंग्लिश क्या होता है। प्रतिस्थापन का तो सब्स्टिट्यूशन होता है, उनियन का सब्लिमेशन होता है, युक्तिकरण रोटेशनल होता है, और दमन, ये सब चीज़ें का आप इंग्लिश देख लीजिएगा। टाइम का अभाव रहता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो जो सकारात्मक मनोरचना है इसमें पहला है क्षतिपूर्ति। देखिए, क्षतिपूर्ति है, उसके बाद प्रतिस्थापन है, उन्नयन है, युक्तिकरण है, 5वां दमन है।
तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देखिए, अब इसमें हम 9 लिखाएंगे तो ऐसा बातें नहीं है कि आपको 9 याद रहना चाहिए, आपको 5 भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। इतना में भी आप जो है एक पेज हो जाएगा आपका, ये बात मैं कह रहा हूँ। फिर जो नकारात्मक है, ऋणात्मक मनोरचना है, उसमें भी 10 पॉइंट है, 10 चीज़ें हैं। तो उसमें से भी 10 चीज़ें के 10 चीज़ें नहीं याद है, 7 चीज़ें ही याद है तो 7 चीज़ें ही लिखिएगा। लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान में रखिए। सकारात्मक में कौन कौन होगा कि क्षतिपूर्ति, मतलब यह क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। सकारात्मक में क्या है कि मनोरचनाएं सकारात्मक होगा, तो चीज़ों को, जो भी चीज़ें गड़बड़ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर सकते हैं इस पद्धति का उपयोग करके। किस पद्धति का, रक्षात्मक मनोरचनाएं पद्धति का उपयोग करके। तो क्षतिपूर्ति है, युक्तिकरण है, प्रतिस्थापन है, उसके बाद है दमन है, यूनियन है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो देखिए, जो क्षतिपूर्ति है, किसी दूसरे क्षेत्र में वास्तविक अथवा काल्पनिक कमियों को पूरा करने का प्रयास। देखिए, क्षतिपूर्ति में क्या होता है, सकारात्मक जो मनोरचना है, अगर कोई भी क्षतिपूर्ति है तो इसमें होता ये है कि कोई भी चीज़ का, चाहे वो वास्तविक हो काल्पनिक हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो यही जो भी कमियां होता है उसको पूरा करने का काम करते हैं, और जो भी क्षतिपूर्ति होता है उसको दूर करते हैं, फुल करते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन। देखिए, अब कोई काम हम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई क्रिया हम कर रहे हैं और कोई और लक्ष्य भी हम रखे हैं, तो उस एक लक्ष्य के स्थान पे दूसरे लक्ष्य को प्रतिस्थापित कर देना ही ये प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक किस जगह पे दूसरे चीज़ को डाल देना, रख देना, वही प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कोई मतलब हमके मन में कुछ और चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें चल रहा है, तो हम उस जगह पे जो हमें काम मिला है, वो काम जो गड़बड़ चल रहा है, जो चिंता तनाव हो रहा है, उसके जब काम के जगह पर किसी और क्रियाओं को जो है हम वहाँ पे मतलब प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो भी अंदर तनाव चिंता है वो दूर हो जाएगा। तो यही होता है प्रतिस्थापन। व्यक्ति एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य रखता है, मैंने बताया, और दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा काम को अधिक स्वीकार को अपनाता है। मतलब जब भी हमें कोई चीज़ गड़बड़ लगता है तो सकारात्मक मनोरचनाएं में प्रतिस्थापन एक ऐसा विधि है जिसके तहत हम क्या करते हैं, एक लक्ष्य हमको पूरा नहीं हुआ जिसके कारण हमें तनाव चिंता है, तो उस लक्ष्य के स्थान पे, लक्ष्य मतलब क्या कि कोई काम, तो उस काम, उस क्रिया के स्थान पर किसी दूसरे क्रिया को रख देंगे, लक्ष्य को रख देंगे, और फिर उस काम को जो है किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक जोर से हम करेंगे, अधिक रुचि से करेंगे, तो वो प्रतिस्थापन होता है। उनियन, देखिए उनियन, सब्लिमेशन। उनियन का मतलब होता है कि अस्वीकार प्रवृत्तियों, यौन संबंध, आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से स्वीकार प्रशासन की ओर मोड़ना जैसे रचनात्मक गतिविधियां। देखिए, उनियन का मतलब होता है कि एक चीज है हमारे समाज में स्वीकारता की तरफ बढ़ना, मतलब किसी चीज को स्वीकारना। तो उनियन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ है जिसको समाज अस्वीकार कर दिया हो। जैसे मान गए कोई, अगर कोई सामान है, आप कोई सामान खरीद के ले जा रहे हैं बाजार से, आपके पिताजी आप उसको क्या कर दिए, अस्वीकार कर दिए, निगलेक्ट कर दिए। तो उस निगलेक्ट को, स्वीकार को आप कैसे पिताजी को मनाएंगे आप अपने, जिससे वो स्वीकार कर लेंगे। तो यही होता है कि अस्वीकार किए हुए चीज़ों को स्वीकार की तरफ ले चलना, यही होता है उनियन में। तो समाज में बहुत सारे कमियां हैं जिसको लोग अस्वीकार करते हैं, जैसे यौन संबंध हो गया, आक्रामक प्रवृत्ति के लोग हो गया, अस्वीकार, कुछ ऐसे प्रवृत्तियां हैं। सामाजिक रूप से जो चीज़ है स्वीकार की तरफ ले चलना, यही उनियन में होता है। जैसे रचनात्मक मनोरचना, कुछ ऐसे रचनात्मक गतिविधियां होता है जिसको लोग स्वीकार करते हैं समाज में, तो इसी प्रकार की ओर ले चलना। युक्तिकरण, देखिए युक्तिकरण नाम से ही स्पष्ट है, रोटेशनल। युक्तिकरण में ही मतलब है कि दृष्टिकोणों, विश्वासों और व्यवहारों के उचितता के लिए व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तर्क संगत, युगतपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में अस्वीकार होता हो। देखिए, युक्तिकरण है, तो युक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ें जिसमें होता ये है कि कुछ ऐसे मार्ग, कुछ ऐसे तर्क संगत बातें जो बहुत सारे कंडीशन में अस्वीकार हो जाता हो, तो उसी प्रकार के जो चीज़ें हैं आपको इसमें सीधा समझिए, युक्तिकरण में कुछ ऐसे तर्क जो संगत पूर्ण बातें हैं, जो विश्वास वाले बातें हैं, उसको पेश करना ही युक्तिकरण में होता है, और ये सकारात्मक है। मान गए किसी को विश्वास किसी चीज़ पे नहीं हो रहा है, उसको विश्वास दिलाना। विश्वास आप कैसे दिलाएंगे, तो उसके साथ तर्क संगत, लॉजिकल बातें करेंगे, तभी जाके उसको अंदर विश्वास जगेगा। तो वही क्या होता है, युक्तिपूर्ण होता है, युक्तिकरण होता है। पांचवा है दमन। दमन से नाम ही स्पष्ट है, आप लोग सुनते होइएगा कि किसी चीज़ को घुट जाना,
घुट जाना अपने अंदर, मतलब किसी चीज़ को दमन कर लेना, मतलब अपने अंदर उस बातें को रख लेना, प्रकट नहीं करना, तो वही होता है दमन। तो द्वंद्व पैदा करने वाले विचारों, प्रवृत्तियों और क्रियाओं के अवचेतन के रूप में अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। द्वंद्व मतलब दमन का मतलब ही होता है कि आपके मन में कोई ऐसा द्वंद्व चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट होता हो, कोई ऐसे विचार चलता है, कोई ऐसे प्रवृत्ति है जिसको अनैच्छिक तौर पे आप उसको भूल जाते हैं अपने ही अंदर, तो उसी को दमन कहते हैं। मतलब अपने अंदर उस चीज़ को घोट जाना, वही होता है क्या चीज़, दमन। तो दमन क्या होगा कि कोई ऐसे द्वंद्व, कोई ऐसे तनावपूर्ण विचार है, कोई ऐसे प्रवृत्तियों को अनैच्छिक तौर पे अवचेतन के रूप में अपने अंदर भूल जाना। अनकॉन्शियस मतलब हम कोई चीज़ को भूल गए, हमको पता नहीं है कि हमने क्या बोला या नहीं बोला। इसको आप सीधा तौर पे कह सकते हैं कि मठेरना। मठेरना में जैसे हम कोई चीज़ बोल दिए किसी को, फिर थोड़ी देर के बाद अगर उसको वो चीज़ बुरा लग गया तो हम इस प्रकार से बनाने लगते हैं माहौल कि उसको लगता है कि हमको कुछ याद ही नहीं, हम क्या बोले हमको पता नहीं है। तो वही होता है अवचेतन के रूप में भूल जाना। तो ये 5 पॉइंट्स क्या है, क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन, उन्नयन, युक्तिकरण, दमन, ये सब मतलब चीज़ें हैं कि आप किस प्रकार के अवस्थिति में किस चीज़ को कर सकते हैं सकारात्मक मनोरचनाएं में, मन को सकारात्मक बनाने के लिए। तो ये चीज़ें 5 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब चलिए 4 पॉइंट इसमें और है, फिर देखते हैं। पॉइंट बच गया था, उसमें सकारात्मक वाला का वही लिखा हूँ, और 2 पॉइंट यहाँ पे मैं नकारात्मक वाला का लिखा हूँ। नकारात्मक में 2 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट और है, उसको देखना है। देखिए इस चीज़ को आपको माइंड में रिकैप करना होगा कि सकारात्मक में कौन है और नकारात्मक में कौन है। सकारात्मक में हम लोग अभी तक क्या चीज़ देख चुके थे, क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापित, दमन, ये सब जो चीज़ें हैं मैं देख चुका हूँ, 5 को देख चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैं छठा से आ रहा हूँ सकारात्मक का। देखिए छठा है डेनियल, खंडन। खंडन मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा, देखिए व्यक्ति इसमें अस्तित्व से इनकार कर देता है, इसमें खंडन कर देता है, मतलब इसमें स्थिति अस्तित्व, मतलब उसके दिमाग में कोई चीज़ें ऐसा चल रहा है, लेकिन वो मनोरचनाएं के उपयोग करके उसको ये आभास हो चुका है कि हमको इस स्ट्रेस तनाव से बाहर निकलना है, इस काम के टेंशन से बाहर निकलना है, तो वो उपयोग करता है खंडन का। और इसमें किसी अस्तित्व में वो रहा हो उस चीज़ को भूल जाता है, खंडन कर देता है। मतलब सामने उसका कोई उसे पूछ दे कि तुम तो अभी टेंशन में थे इस बात को लेकर, तो वो साफ खंडन कर देता है कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं था, हम इस चीज़ को नहीं जानते, वो खंडन कर देता है। तो यही होता है कि इस स्थिति में अपने अस्तित्व, पूर्व के अस्तित्व को खंडन कर देना, मतलब इनकार कर देना। 7वां है सुधारीकरण। नाम से स्पष्ट है, सुधारीकरण। देखिए नाम याद रखिएगा तो बहुत आसान है, खंडन, सुधारीकरण, दमन, प्रतिस्थापित, क्षतिपूर्ति, ये सब चीज़ें याद रखना सिर्फ है। और याद रखिएगा तो 1-2 पॉइंट लिख ही दीजिएगा। सुधारीकरण है तो इसमें व्यक्ति क्या करेगा, अपने गलती किए हुए चीज़ों को क्या करेगा, सुधारेगा, गलत विचारों को सुधारेगा, और नहीं होगा तो वो अंत में क्या करेगा, माफ़ी मांग के और जो उत्पन्न होने वाला द्वेष, ईर्ष्या है उसको समाप्त कर देगा। जैसे आप लोग जानते होइएगा, इसमें कोई झगड़ा होता है किसी से, तो इसमें जो व्यक्ति झगड़ा करने वाला नहीं रहता है तो अपने दिमाग का उपयोग करता है, तो वही मनोरचना है। दिमाग का उपयोग करके क्या सोचता है कि अरे यार छोड़ो, हटाओ, हम माफ़ी ही मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोट थोड़ी ना हो जाएंगे, और वो माफ़ी मांग कर वो झगड़ा को ख़त्म कर देता है, और वो झगड़ा खत्म भी हो जाता है। तो वही चीजें क्या है, सुधारीकरण। 8वां है तादात्म्य। देखिए दूसरे के विशेषताओं को खुद से जोड़ना सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण है। देखिए तादात्म्य, यहाँ पे जो तादात्म्य पॉइंट है इसका मतलब है कि इसमें किसी और के विशेषताओं को हम अपने साथ जोड़ लेंगे और उसके विशेषताओं को हम जो है प्रकट करेंगे। कि जैसे मानिए कोई व्यक्ति अगर रियल में बहुत अच्छा है, वो बैंक में नौकरी करता है, ये है वो है, तो उसके चीज़ों को, उसके विशेषताओं को हम अपने साथ जोड़ लेंगे। हम बताएंगे कि बैंक में नौकरी हम करते हैं, हम ये है वो है, हमारे साथ ये है वो है, दिस डैट बताएंगे। मतलब किसी और की विशेषता खुद के साथ जोड़ के और चीज़ों को प्रकट करना ही क्या है, तादात्म्य होता है। और ये जो है सकारात्मक चीज़ों को दिखाता है, ये आपको चीज़ों को क्या करता है, आपके गलत चीज़ों को भूलने का अवसर भी देता है। और ये जो होता है सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सुपर ईगो क्या है, आपको इसको देखना चाहिए। 9वां है इसमें स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें स्थानांतरण कर देना, एक जगह से दूसरे जगह इसको भेज देना। किसी व्यक्ति का पूर्ण सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी व्यक्ति पर लागू हो जाता है। मतलब अब मानिए हमारे अंदर कोई सकारात्मक या नकारात्मक बातें चल रहा है, उस चीज़ों को हम किसी दूसरे व्यक्ति पर लागू कर देंगे, उस पर थोप देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका स्थानांतरण। तो ये आप 9 पॉइंट देख चुके हैं इसमें, खंडन, सुधारीकरण, तादात्म्य, स्थानांतरण, ये 4 पॉइंट अभी देख लिए, 5 पॉइंट उस बार पहले देख चुके हैं। तो 9 पॉइंट ये हो गया सकारात्मक में। अब हम लोग चलते हैं नकारात्मक में। नकारात्मक मनोरचना। देखिए नकारात्मक मनोरचना कुछ पॉइंटें हैं जो कि आपके सकारात्मक से ही रिलेटेड है।
तो ये जो नकारात्मक मनोरचना है, पहला है समन। समन का मतलब दमन। समन दमन एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश में यहाँ पे सप्रेशन है, तो इस चीज़ को समझिए कि जो समन होता है वो भी दमन में जो लिखे हैं कि द्वंद्व विचार प्रकट करने वाले या कुछ आपके अंदर तनाव उत्पन्न, चिंता उत्पन्न करने वाले विचारों को अचेतन के रूप में भूल जाना दमन है, और वही क्या है, समन भी है। समन में वहाँ पे दमन में था कि क्रियाओं को, कामों को भूल जाना, और यहाँ पे था कि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होगा तो परिस्थितियों को भूल जाना, यही होता है समन। विस्थापन, वहाँ भी विस्थापन था तो वहाँ पे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। इंग्लिश से अंतर समझ सकते हैं। तो ये जो विस्थापन होता है भावनात्मक रूप से सजग स्थिति अथवा वस्तुओं की भावना या उससे संबंधित सुरक्षित वस्तु अथवा स्थिति से जुड़ जाता है। देखिए इमोशनली जो व्यक्ति, जो स्थिति जो उत्पन्न होता है, कहीं पे कोई चीज़ स्थित है तो वो जो वस्तु होता है वो वस्तु भावनात्मक रूप से किसी सुरक्षित स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जुड़ जाता है, तो वही होता है क्या चीज़, विस्थापन। इस नकारात्मक वाले में इसमें देखिए इस विस्थापन में क्या था, उस विस्थापन में था कि किसी दूसरे व्यक्ति को हटाकर या किसी दूसरे विचार को, निगेटिव विचारों को हटा के पॉजिटिव चीज़ों को बैठा देना। जबकि यहाँ पे विस्थापन में है कि जुड़ जाता है, मतलब पहले वाला भी चीज़ रहेगा और अभी जो चीज़ें उत्पन्न हुआ है, सुरक्षित चीज़ें हैं, उसके साथ ही जाकर जुड़ जाएगा। तो यही होता है, दूसरा पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग याद रखिएगा निगेटिव में समन और विस्थापन। अब चलते हैं जो 8 पॉइंट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग 2 पढ़ चुके थे नकारात्मक मनोरचना में, अब 8 पॉइंट है। इसको समझने के लिए 1-2 लाइन ही काफ़ी है। देखिए ये 2 चीज़, 1-2 लाइन समझ जाते हैं तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे हम लोग अभी तक देख चुके थे समन और प्रतिस्थापन नकारात्मक वाला में। अब 3 से देखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल। प्रत्याहार का मतलब होता है कि स्वयं को अंतः व्यक्तिगत संबंधों से अलग करना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि निकाल लेना, अलग कर लेना, तो वही होता है प्रत्याहार। तो दोस्तों प्रत्याहार में होता है कि कोई व्यक्ति अपने क्या होता है, व्यक्तिगत जो भी संबंध किसी से है तो उससे अलग हो जाना, उससे अलग कर लेना खुद को, वही होता है विड्रॉल, प्रत्याहार। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। दोस्तों जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेपण असहनीय भावनाओं और दुखों को दूसरे के तरफ धकेल देना। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि कोई ऐसे असहनीय दुख, कष्ट, भावना, कोई ऐसे चीज़ें, चिंता, कष्ट जिसको अपने तरफ से दूसरे के तरफ धकेल देना, दूसरे पर थोप देना, यही होता है क्या चीज़, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रतिगमन रिग्रेशन, तनाव के कारण समस्याओं और जिम्मेदारियों के पूर्ण विकासशील स्तर पर लौट आना। प्रतिगमन के मतलब होता है रिग्रेशन, कि तनाव के कारण जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है और जो भी जिम्मेदारी है और जो भी जिम्मेदारी हमको है वो जिम्मेदारी काम नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है हम उस स्तर का कल्पना करते हैं जिस स्तर में उस जिम्मेदारी के बाद होता है, उससे पहले ही हम विकासशील स्तर का कल्पना करने लगते हैं, मतलब सही होने का कल्पना करने लगते हैं। तो यही होता है प्रतिगमन। स्थिरीकरण फिक्सेशन, इसमें व्यक्ति एक बिंदु पर आकर एक रुक जाता है और वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार दिखाता है। स्थिरीकरण होता है फिक्सेशन, फिक्सेशन नाम से स्पष्ट है। इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो एक स्थिति पर, एक बिंदु पर आके रुक जाता है, एक समय पर आके रुक जाता है, और वो जब उसका शरीर पूरा विकास हो चुका है, वयस्क हो चुका है, माइंड डेवलप कर चुका है, फिर भी वह बच्चे के जैसे बुद्धि को दिखाता है, एक अपरिपक्व व्यक्ति की तरह। तो ही होता है क्या चीज़, फिक्सेशन। प्रतिक्रिया निर्माण, इसमें व्यक्ति बिल्कुल विपरीत व्यवहार में आ जाता है। देखिए प्रतिक्रिया निर्माण मतलब इसमें प्रतिक्रिया का निर्माण होगा। प्रतिक्रिया में क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति है अगर किसी तनाव कष्टपूर्ण चीज़ों से है तो वो क्या करता है, खुद से प्रतिक्रिया का निर्माण कर लेगा, बातों का, चीज़ों का। और इसमें भी जो व्यक्ति होता है, जो कंडीशन होता है उससे बिल्कुल विपरीत हो जाता है, किसमें, प्रतिक्रिया निर्माण में, मतलब खुद से प्रतिक्रिया करने लगता है और जो चीज़ें हैं उससे विपरीत हो जाता है। 8वां है मनोविच्छेद, दुखद भावनाओं में आंशिक रूप से भूल जाता है, अपने जिम्मेदारी से भागता है, इसे आंशिक स्मृति लोप भी कहते हैं। देखिए मनोविच्छेद से आपको डिफिनीशन भी पूछेगा और पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मनोविच्छेद जो है किस प्रकार का मनोरचनाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऋणात्मक मनोरचनाएं हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मनोविच्छेद है एक प्रकार से आंशिक स्मृति लोप है, मतलब मेमोरी का आंशिक पार्शियल रूप से गायब हो जाना भी होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने
दुखों को, भावनाओं को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, वो उससे बाहर निकलता है और जो चीज़ें होता है जिम्मेदारियां से भागता है। मतलब कहा जाए जो मनोविच्छेद होता है ऋणात्मक मनोरचनाएं का एक भाग है, एक प्रकार है, जिसमें व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है और कुछ भी उसके अंदर हुआ हो उसको वह आंशिक रूप से भूल जाता है, और वह इसको हम लोग आंशिक स्मृति लोग भी कहते हैं। रूपांतरण, कन्वर्जन, इसमें व्यक्ति खुले और बगैर चिंता के रहता है। रूपांतरण मतलब होता है कि कोई भी जिम्मेदारियां, कोई भी कष्टपूर्ण कोई भी जिम्मेदारियां हैं, तो इसमें जो व्यक्ति के ऊपर जो तनाव है जिम्मेदारी के कारण, जो उसके अंदर चिंता है, वो क्या करता है, इसमें व्यक्ति खुले मन से रहता है और चिंताओं से दूर हो जाता है, दूर रहता है। यही होता है कल्पना तरंग है। देखिए 10वां है कल्पना तरंग। कल्पना तरंग में होता है कि कल्पनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं और वह भविष्य का सुखद कल्पना करता है। कल्पना तरंग मतलब किसी चीज़ को कल्पना करना, फैंटेसी रखना अपने अंदर, वो क्या करता है, इसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए यह कल्पना करता है, सपना देखता है, और वह एक दिन उज्जवल भविष्य का कल्पना करता है अपने इस काल्पनिक क्या चीज़, तरंग के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो हम बता दिए उसको आप आसानी से लिख पाएंगे। प्रत्याहार, विड्रॉल। विड्रॉल मतलब क्या होता है, विड्रॉल मतलब क्या होता है कि निकल जाना। यही चीज़ें है कि स्वयं से अंतर व्यक्ति को अलग कर देना, मतलब निकल जाना व्यक्तिगत संबंधों से। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, असहनीय भावनाओं और दुखों को दूसरे पर थोप देना, यही होता है प्रक्षेपण, मतलब लोड कर देना, थोप देना। प्रतिगमन, रिग्रेशन, जो तनाव का कारण जो भी समस्या और जो जिम्मेदारियां हैं जो होना चाहिए उससे पूर्व ही वो अच्छे चीज़ों को यानी विकास होने का, विकासशील स्तर पर लौट जाता है। यूँ कहा जाए तो कोई भी चीज़ का जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण होने से पहले ही वो क्या है, उस वाले चीज़ों पर लौट जाना। विकास मतलब कामना करने लगना कि हमें काम पूरा नहीं किए और उसका हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। यही होता है क्या चीज़, यही होता है आपका रिग्रेशन, प्रतिगमन। फिक्सेशन, इजी है, कोई व्यक्ति एक ही बिंदु पर स्थित हो जाएगा और वह वयस्क होने के बाद भी वह बच्चे जैसा बुद्धि मतलब अपरिपक्व व्यवहार दिखाता है। 7वां है प्रतिक्रिया निर्माण। स्वयं के प्रतिक्रिया निर्माण कर लेगा और वो जो व्यक्ति होगा बिल्कुल विपरीत व्यवहार को दर्शाएगा। उसके बाद है मनोविच्छेद। इसमें जो भावना होता है मनोविच्छेद में आंशिक रूप से कोई भी चीज़, दुख दर्द कोई भी चीज़ें है उसको भूल जाता है व्यक्ति और वह अपने जिम्मेदारियों से भागता है, और इसको आंशिक स्मृति लोग भी कहते हैं। रूपांतरण, कन्वर्जन, इसमें व्यक्ति खुले और बगैर चिंता के रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेता है। कल्पना तरंग, 10वां, कल्पनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी अपूर्ण जो भी इच्छा है उसको पूरा करने का सपना देखता है या कल्पना करता है, और उज्जवल भविष्य के लिए भी वो कल्पना करता है। तो ये 10 पॉइंटें हैं, 8 पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट पहले हम लोग देख चुके हैं, समन और प्रतिस्थापन। तो दोनों यहाँ पे समाप्त होता है, और आप लोग देख लिए होंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोग बढ़िया से लिखेंगे तो 15 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। मिलते हैं अगले वीडियो के, धन्यवाद।